हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 31 यानी कि 31 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें, विच इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, तो किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, यानी कि पृथ्वी और वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। आप सभी को पता है यह है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वो हो जाएगा बुध ग्रह। बुध के आगे कौन सा ग्रह होता है? तो वो है शुक्र। शुक्र के आगे है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के आगे कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के आगे कौन सा ग्रह है? तो वह है बृहस्पति ग्रह। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किन दो ग्रहों के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है? तो वो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने देखा बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह से आगे है शनि ग्रह, शनि से आगे है अरुण, और अरुण से आगे कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली वरुण यानी कि नेपच्यून। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक पता चल गया कि ये जो हमारा सन है, सन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो हो जाएगा वरुण यानी कि नेपच्यून। ये दो बेसिक से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पता चल गए। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की और वरुण की। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी आप सभी को पता है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और झुकी हुई का मतलब क्या है? इसीलिए यहाँ पर जो है तो ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप सभी को पता है वो है मून यानी कि चंद्रमा। ये आपको पता चल गया। अब बात करते लेते हैं वरुण की यानी कि नेपच्यून की। तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो ऑब्वियसली वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इस ग्रह में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो इस ग्रह में मीथेन की अधिकता पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं यानी कि कितने सैटेलाइट्स हैं? तो वह हैं 14 ग्रह उपग्रह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मंगल ग्रह की भी बात कर लेते हैं, मार्स ग्रह की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो रेड प्लैनेट कहा जाता है मंगल ग्रह को। ये आपको पता चल गया। अब इसको रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसकी अधिकता के कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसी कारण जो है तो इसका रंग लाल है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये आपको पता चल गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह भी पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो यह कितना डिग्री झुका हुआ है? तो ये झुका हुआ है 25 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। ये आपको पता चल गया। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो इसके 2 उपग्रहों में सबसे पहले है फोबोस और एक है डीमोस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो डीमोस है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने किसके बारे में देखे? मंगल ग्रह के बारे में देखे। अब बात कर लेते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। फिर शुक्र ग्रह को सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि अर्थ ट्विन सिस्टर, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? तो ये हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 153 है। द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है?
तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 2 डेट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ध्यान में रखना है 21 जून, क्या ध्यान में रखना है 21 जून, और एक आपको ध्यान में रखना है 22 दिसंबर। कौन सी? 22 दिसंबर। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के बारे में, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस तारीख को होती है, तो वो होती है 21 जून को। ये आपको पता चल गया। और इसी का अपोजिट आपने 22 दिसंबर में बना लेना है। अगर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है, तो वो होती है 22 दिसंबर को। ये आपको पता चल गया। ये तो हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में। अगर हम बात करेंगे सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेट्स तो आपको वही ध्यान में रखनी है, बट यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। किस तरह से चेंज हो जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो वो होती है 22 दिसंबर को। और इसी का उल्टा आपने कर देना है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात वो कब होती है, तो वो होती है 21 जून को। ये कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ध्यान से सुनना है, 2-3 बार आपने वीडियो को देखना है ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन जाए। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिन और रात किस तारीख को बराबर होते हैं। तो 2 डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इन 2 डेट्स को दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 154 है, सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है। मैं आपको बहुत बार बताता था कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, और वो 3 प्रकार भी मैं आपको बहुत बार बताता था, और उनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बहुत बार बताता था। तो सैंडस्टोन की यहाँ पे बात की गई है। तो सैंडस्टोन किसका प्रकार है, तो यह है सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान का प्रकार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की? एक तो है इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान, और एक होती है रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्जाम में बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्नियस रॉक्स की। तो इग्नियस रॉक्स में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? तो इनमें ग्रेनाइट आ जाता है, बेसाल्ट आ जाता है, पेग्माटाइट आ जाता है, डायोराइट आ जाता है और ग्रेबो आ जाता है। ये आपको इसके एग्जाम्पल से पता चल गए। अब बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान की। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? तो इसमें एक तो आ जाता है बलुआ पत्थर जो कि आपसे यहीं पर पूछा गया था, एक आ जाता है चूना पत्थर, एक आ जाता है डोलोमाइट, एक आ जाता है कॉन्ग्लोमेरेट, एक आ जाता है शैलखरी, एक आ जाता है शेल, और एक आ जाता है नमक की चट्टान। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हमने देखे? अवसादी चट्टान के देखे। अब बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टान के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। तो रूपांतरित चट्टान में मार्बल आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नीस इसमें आ जाता है, नीस भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो मार्बल हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, फाइलाइट हो गया, स्लेट हो गया और क्वार्ट्जाइट हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये हैं रूपांतरित चट्टान के। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, किसी नोटबुक में आपको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करें, सी ब्रीज ब्लोन फ्रॉम। तो समुद्री लहरें कहाँ से बहती हैं? अब ये तो हमने देखा एक तरह का क्वेश्चन। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो सी ब्रीज हैं क्या यह दिन में बहती हैं या फिर यह नाइट में बहती हैं, तो कब यह बहती हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं सी ब्रीज की। तो सी ब्रीज बहती हैं सी टू लैंड यानी कि समुद्र से भूमि की तरफ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सी ब्रीज बहती कब हैं, क्या यह दिन में बहती हैं या फिर रात में बहती हैं? तो ये बहती हैं डे यानी कि दिन में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ एक डिफरेंस की। कई बार आपसे सी ब्रीज पूछा जाता है और कई बार आपसे लैंड ब्रीज पूछा जाता है, तो इन दोनों के ही बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सी ब्रीज आपको यहाँ पर पता चल गया कि यह सी टू लैंड बहता है यानी कि समुद्र से यह भूमि की तरफ बहता है, और कब बहता है? डे में यानी कि दिन में। वहीं पर अगर लैंड ब्रीज आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यह रात में यानी कि नाइट में बहती है, और यह किस तरफ बहती है? तो यह लैंड टू सी बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ, और आपने ये ध्यान से
किसी नोटबुक में जो है तो नोट कर लेने हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस आपको इसी लेवल के पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो वैली ब्रिज और एक आपसे पूछा जाता है माउंटेन ब्रिज। क्या क्या पूछा जाता है? वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। तो सबसे पहले वैली ब्रिज की बात कर लेते हैं। तो वैली ब्रिज ये कहाँ को बहता है? तो यह वैली से माउंटेन पीक की तरफ बहती है, ये आपको पता चल गया। और यह दिन में बहती है यानी कि डे में बहती है। वहीं पर अगर माउंटेन ब्रिज की बात करें तो यह कहाँ को बहती है? तो यह माउंटेन से वैली की तरफ बहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह नाइट में बहती है। देखो ये डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये आपको क्या करना है, आपको किसी नोटबुक में नोट कर लेना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @LetsPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ अगर आपको सच में हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो वह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र में कुछ एक जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो महाराष्ट्र में एक नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है? तो गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी है? जायकवाड़ी परियोजना, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और महाराष्ट्र में कोयना नदी पर ही कोयना परियोजना है, ये भी आपको पता चल गया। और महाराष्ट्र में पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में ही भीमा नदी पर भीमा परियोजना है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटका में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में बनती हैं? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी है? शिव समुद्रम। अब देखो, कर्नाटका में ही एक और नदी है, वो है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो वो है अलमाटी परियोजना या फिर अलमाटी बांध। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो वो है कृष्णा नदी पर। यह भी आपको पता चल गया। और कावेरी नदी मैंने आपको बता दिया, कावेरी नदी पर ही कर्नाटका में एक और परियोजना है, वो है कृष्णा राजा सागर बांध। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी बहती है, तो कृष्णा नदी पर एक तो श्री सैलम परियोजना है। कौन सी है? श्री सैलम, जो बहुत बार एग्जाम में बनती है। और आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। ये कुछ एक परियोजनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में बनती है। केरला की भी मैं आपको बता देता हूँ। केरला में एक नदी है पेरियार नदी, और पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना या फिर इडुक्की परियोजना है। कौन सी परियोजना है? पेरियार परियोजना या फिर इडुक्की परियोजना। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ एक परियोजनाएं हमने यहाँ पर देखी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। गुजरात स्टेट की भी अगर बात कर ली जाए, गुजरात में एक नदी है तापी नदी। तो तापी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तापी नदी पर एक तो है उकाई परियोजना और एक है काकरापार परियोजना। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो एरिया वाइज आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया होता कि सबसे अधिक उपग्रह यानी कि सबसे अधिक सैटेलाइट्स किस ग्रह के पास हैं, तो पहले क्या था? पहले जो है तो शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह थे। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको करंट का क्वेश्चन बता रहा हूँ, MPC यानी कि माइनर प्लैनेट सेंटर ने 12 नए सैटेलाइट्स जो है तो खोज दिए हैं जुपिटर ग्रह के। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या हो गया है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हो गए हैं? तो वो हो गए हैं जुपिटर के पास। और कितने हो गए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल हो गए हैं 92। कितने? 92 उपग्रह यानी कि 92 सैटेलाइट्स किस ग्रह के पास हो गए हैं? तो वो हो गए हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर के पास। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह रह गए, तो इसके पास हैं 83। कितने हैं? 83। ये भी आपको पता चल गया। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है ऑब्वियसली जुपिटर या फिर बृहस्पति ग्रह। ये आपको पता चल गया। अब इनके इस यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो है गैनीमीड, जो कि किसका उपग्रह है? तो वो है जुपिटर का। या यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हुआ था कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह था डीमोस, जो कि किसका उपग्रह था? तो वो था मंगल ग्रह का। किसका था? मंगल ग्रह का। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह मैंने आपको बताया गैनीमीड, जो कि किसका उपग्रह है? तो वह है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। ये आपको पता चल गया। तो ये दो क्वेश्चंस भी आपने ध्यान में रखने हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सभी ग्रहों में ये जो बृहस्पति ग्रह है इसकी रोटेशन स्पीड जो है तो सबसे अधिक है। ये भी आपको पता चल गया। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया हुआ था कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है टाइटन। और पहला भी मैंने आपको बता दिया वो कौन सा था, तो वो था गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। ब्रिक फिल्टर इज अ लोकल विंड विच ब्लोज इन। तो ब्रिक फिल्टर एक स्थानीय हवा है जो बहती है। तो यह कहाँ पर बहती है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रिक फिल्टर कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था कि ये जो ब्रिक फिल्टर यह एक लोकल विंड का प्रकार है, तो किस तरह की विंड है? क्या यह हॉट यानी कि गर्म हवा है, या फिर ठंडी हवा है, या फिर कोल्ड विंड है? ये भी आपसे पूछा जा सकता था। तो ब्रिक फिल्टर यह हॉट विंड है, यानी कि गर्म हवा का प्रकार है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि वार्म विंड है। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकल विंड्स में एक तो कोल्ड विंड होती है और एक वार्म या फिर हॉट विंड होती है। तो इनके टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल विंड्स में कोल्ड विंड के टाइप। ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाती है मिस्ट्राल विंड। मिस्ट्राल हवा ये कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है बोरा। बोरा हवा कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है एड्रियाटिक सी में। ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। ब्लिजर्ड कहाँ पर बहती है? ब्लिजर्ड भी एक लोकल विंड, एक कोल्ड विंड का प्रकार है जो कि बहती है कनाडा में। पेम्पारो भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो पेम्पारो बहती है साउथ अमेरिका में। कहाँ पर बहती है? साउथ अमेरिका में। बुरान भी आपको ध्यान में रखना है। बुरान हवा भी एक लोकल विंड में कोल्ड विंड का प्रकार है और ये बहती है रशिया में। कहाँ पर बहती है? रशिया में। पुर्गा, पुर्गा बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पुर्गा हवा कहाँ पर बहती है? तो ये भी रशिया में बहती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लेवांतर कहाँ पर बहती है? स्पेन और मोरक्को की सीमा पर, या फिर आप कह सकते हैं कि यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में बहती है। तो ये हमने लोकल विंड के प्रकार देखे जो कि कोल्ड विंड के प्रकार थे। अब बात कर लेते हैं लोकल विंड में वार्म हवाएं, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है चिनूक हवा। ये बहती कहाँ पर है? तो ये बहती है यूएसए में। फिर आपको ध्यान में रखनी है हर्मटन। हर्मटन विंड कहाँ पर बहती है? तो यह सहारा डेजर्ट से गिनी देश की तरफ बहती है, यानी कि यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। फिर आपको ध्यान में रखनी है सिरोको। सिरोको हवा कहाँ पर बहती है? तो यह बहुत सारे देशों में बहती है, जैसे कि यह मोरक्को में बहती है, फिर सहारा डेजर्ट में बहती है, इजिप्ट में बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे शामल पूछा जाता है। शामल हवा कहाँ पर बहती है? तो यह पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में बहती है। नॉर्वेस्टर कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है न्यूजीलैंड में। और ब्रिक फिल्टर कहाँ पर बहती है? तो वो बहती है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है फोहियन। फोहियन कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी लोकल विंड्स के प्रकार देख लिए जो कि आपको पता चल गए। और यहाँ पर हमने स्पेसिफिक रूप से कोल्ड विंड और वार्म विंड इन दोनों के बारे में भी देख लिया जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ एक क्वेश्चंस देखे जो कि आपको आई होप पसंद आ गए होंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।